नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत जलमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी विश्व के इंपॉर्टेंट महासागर हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके विशेषताओं के साथ साथ एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा जलमंडल। ये जो आपके सामने ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है, इसमें हम लोग कौन कौन से महासागर हैं, उसके आसपास कौन कौन से सागर हैं या उस सागर की क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने बात आती है कि जलमंडल। जलमंडल हमारा टॉपिक है तो हम लोगों को पता होना चाहिए जलमंडल होता क्या है। अगर जलमंडल की बात करें तो जलमंडल उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर उपलब्ध पानी है, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो भी पानी है, संपूर्ण रूप से पानी है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में जलमंडल बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई नॉर्मल परिभाषा की। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी की बात करें तो आप लोगों को पता है जैसे ये हो गया ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को लगभग 1/3 पार्ट के आसपास, मतलब 29% के आसपास आप लोगों को क्या स्थल है, आप लोगों को स्थलीय भाग देखने को मिलेगा 29%। तो 2/3 जो भाग होगा लगभग होगा 71% है जो ये अपन के जलीय भाग है, ठीक है ना। क्या है, इन पूरे पृथ्वी पर अगर 1/3 भाग होगा लगभग 29% के आसपास आप लोगों को स्थलीय भाग होगा। स्थलीय भाग जैसे ये महाद्वीप बने हुए हैं तो ये क्या स्थलीय भाग हो गए। और जलीय भाग कौन से होंगे, जैसे ये सारे जो भी महासागर है इसके अंदर आसपास के जो छोटे छोटे सागर से उन सबको मिलाकर आप लोगों को 2/3 पार्ट होगा टोटल का, ठीक है ना। जो पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, उसके अगर एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को देखने को भी मिल जाता है। कई कबार पूछ लेते हैं कि भाई पूरे विश्व पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितने प्रतिशत भाग स्थलीय भाग है, तो स्थलीय भाग आप लोगों को 29% देखने को मिलेगा और जलीय भाग आप लोगों को 71% देखने को मिलेगा। ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब अगर बात करें भाई ये जल तो 71% है, तो अपन सोचते हैं कि भाई भारत में जल की या भारत में और ये विश्व में जल की हर जगह कमी देखने को मिलती है। तो ये जो दोस्तों आप लोगों को 71% मिल जाए तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई पीने का और खारे पानी का 71%, तो ये हो गया टोटल जल हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर बात करें लगभग 97.5% जो जल है ये क्या है, ये है लवणीय जल, समझ रहे ना। तो भारत में या कई जगह और जगह अगर पानी की कमी हो रही है तो क्या कमी हो रही है, ये जो टोटल 71% हम लोगों को पता चला है कि 71% पूरे विश्व में गोलार्ध पर पानी है, ठीक है। तो इसमें हो गया 97 मतलब 97.5% जो कि है लवणीय जल, जो कि सागर और महासागरों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया लवणीय भाग। तो पीने का क्या बचा, पीने का आप लोगों के पास 2.5% बचा। तो ये जो पीने का लवणीय भाग में कहां किस चीज से रिलेटेड है, जो लवणीय जल है आप लोगों को सागरों में और महासागरों में कवर हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन कौन से महासागर है, कौन से सागर है, किस प्रकार उनकी विशेषताओं तो जानेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को समझने का जरूरी है क्योंकि इसके आसपास भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया 97.5% तो लवणीय जल है, मतलब खारा पानी है, ठीक है। और 2.5% है जो कि क्या है, मीठा पानी। क्लियर हो गया। तो मीठा पानी कितना हो गया 2.5%। तो मीठा पानी आप लोगों को मुख्य रूप से किस रूप में मिलेगा, या तो बर्फ के रूप में या भूमिगत, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। या तो कुआं में कह सकते हैं, ट्यूबवेल में कह सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों को बर्फ के रूप, मोस्टली आप लोगों को बर्फ के रूप में, इसके अलावा आप लोगों को भूमिगत जल के रूप में भी मीठा पानी देखने को मिलेगा। तो पीने का पानी टोटल पूरी धरती पर अगर बोले पृथ्वी पर, तो आप लोगों को पीने के लायक तो यही है ना, 2.5 है। तो सोच लो पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या है, 7-8 अरब से ज्यादा हो चुकी है जनसंख्या। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन समझ रखे हैं क्यों है, जल की कमी भारत में हो या अदर दूसरे देशों की बात करें उन सब में। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली है खारे पानी की और मीठे पानी की। तो अपन लोगों ने खारे पानी की बात कर ली, आप लोगों ने 97.5% मान लिया। अब हम लोग बात के साथ साथ इसके साथ एक और बात ऐड कर लेते हैं, लवणता। कि भाई खारा पानी तो है, लेकिन लवणता का अगर कुछ रेशियो निकालने की कोशिश करें कि भाई रेशियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वो किस प्रकार हो सकता है। तो उसकी बात करें तो आप लोगों को लवणता में आप लोगों को 1000 प्रति ग्राम, ठीक है ना, 1000 प्रति ग्राम आप लोगों को लवणता की इकाई के अगर मापन करते हैं, 21 इकाई रूप में 1000 प्रति ग्राम का यूज करके इसकी इकाई का लवणता भाई कितनी किसकी लवणता है, किस सागर की कितनी लवणता है। अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करें, अटलांटिक की बात करें, प्रशांत की बात करें,
किसी भी महासागर की अगर या सागर की लवणता ज्ञात करेंगे तो उसकी जो इकाई होगी मेन 1000 प्रति ग्राम लीटर, ठीक है ना। तो 1000 प्रति ग्राम लीटर का हो गया ये। तो इसमें हम लोग, अब ये तो बात हो गई मापने की इकाई, तो अब मैं मान लेता हूं कि भाई औसत जो लवणता की है कितनी है, औसत लवणता अगर समुद्री पूरे खारे पानी की औसत लवणता है तो वो कितने परसेंटेज है, वो है 35, ठीक है ना। तो 35 प्रति 1000 ग्राम, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो औसत जो लवणता है पूरे समुद्री सागर की कितनी होगी, 35%। अब बात आ जाती है कि भाई किस जगह की सबसे अधिक है और किस जगह की सबसे कम है। तो सबसे अधिक बात करें तो आप लोगों को तुर्की की क्या है, वान झील है, ठीक है ना, वान झील है। तो इसकी जो लवणता है आप लोगों को 330%, मतलब 330 प्रति 1000 ग्राम लीटर, ठीक है ना। तो 330 प्रति 1000 ग्राम हो गया। ये तो हो गई सबसे पहले नंबर पर। अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे खारे पानी की झील हो या जगहों की बात करेंगे तो सबसे अधिक लवणता है जो आप लोगों को तुर्की की वान झील में देखने को मिलेगी। कितनी है, 330% के रूप में भी कह सकते हैं और 330 प्रति 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी। टॉप 3 का मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बात हो गई तुर्की की वान झील की। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोगों को मर्त सागर, ठीक है ना। अगर दूसरे नंबर पर बात करें कि सबसे अधिक लवण या सबसे अधिक लवणता किस सागर की है या किसकी है, तो आप लोग एक नंबर पर तो वान झील रखेंगे, ठीक है ना, तुर्की की है। दूसरी मर्त सागर, तो मर्त सागर की कितनी है, लगभग 238% है, ठीक है ना, 238% है जो मर्त सागर की क्या है लवणता। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तुर्की के 330% और इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 238 कितने प्रति 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, 238% भी बोल सकते हैं और एक जो इकाई के रूप में मानते हैं प्रति 1000 ग्राम है तो आप 238 प्रति 1000 ग्राम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो आप लोगों को ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक है जो आप लोगों को कहां पर मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। ग्रेट साल्ट लेक आप लोगों को इसकी अगर लवणता की बात करें तो लगभग कुछ होगी 220% प्रति 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो 220 प्रति 1000 ग्राम हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गई बात हो गई भाई अगर मेरे को पूछ ले कि एग्जाम में कि भाई सबसे ज्यादा लवणता किस जगह की है तो इनमें से तीनों में से एक नाम होगा, या आप लोगों को तुर्की का छोड़कर ऑप्शन में मर्त सागर या ग्रेट साल्ट लेक दे दे तब भी आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सबसे ज्यादा है, मर्त सागर की। अगर टोटल की बात करें विश्व की तब है कौन सी, वान झील। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब तो हम लोगों ने लवणता की तो बात कर ली है, अब आ जाते हैं महासागर पर। अगर महासागरों की बात करें तो आप लोगों को पता है, मोस्टली आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। वैसे महासागर की बात करें तो आप लोगों को मुख्य रूप से 4 महासागर मिलेंगे। अब किसी के दिमाग में आएगा कि भाई ये 5वां है इसको क्यों नहीं महासागर बोल रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले। तो मुख्य रूप से 4 महासागर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रशांत महासागर, क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है अटलांटिक महासागर हो गया। मैं बड़े से छोटे के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे बड़ा अगर बात करेंगे महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, अभी हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से महासागर होते हैं। तो तीसरे नंबर पर प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, तीसरा है अपन के हिंद महासागर, ठीक है ना। और चौथे नंबर पर आप लोगों को आर्कटिक, ठीक है ना। अब ये तो आपको मोस्टली पता हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महाद्वीप है, तो अटलांटिक महासागर है जो आप लोग इसे महासागर के रूप में भी मोस्टली देखेंगे, लेकिन इसका जो 98% भाग है बर्फ से ही कवर अप है, ठीक है ना। तो इसलिए मोस्टली आप लोगों को एग्जाम में अगर कुछ पूछे तो आप लोगों को एज ए महाद्वीप ही लेना है इसको। जो मैंने अटलांटिक महाद्वीप के बारे में अभी मैं महासागरों के मैंने अभी मुख्य रूप से 4 को ही बताए हैं, और अगर आपके दिमाग में अटलांटिक महासागर के बारे में अगर कुछ भी आ रहा है तो ये आप इसको एज ए महाद्वीप लेना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका 98% के आसपास आप लोगों को बर्फ से कवर अप है। तो अपन लोग क्या जलों की बात कर रहे हैं जो कम जमा हो या ना के बराबर हो। तो ये बात हो गई भाई, ये है जो आप लोगों को पढ़ना है भाई महासागरों के अंतर्गत प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का, ठीक है ना। इसके अलावा आर्कटिक महासागर का।
अब हम लोग चारों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, इसके आसपास के कंट्रीज या इसके आसपास के जो भी महाद्वीप है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर को समझने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं दोस्तों, इसमें मैंने ऐड करनी थी आप लोगों को। ये आपके सामने दोस्तों रेड कलर में मैंने ये बता रखी है, वैसे तीनों रेड ही है, लेकिन ये जो आप लोगों को रेड लाइन दिख रही है ये क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है ना, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा ये होगी, और ये है जो कर्क रेखा है, और ये है जो मकर रेखा है। अब इसमें एक रेशियो में बता देता हूं, इसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में अगर बात करें, मतलब उत्तरी गोलार्ध में आते हैं आप लोग, इस वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करेंगे तो इसका जो लगभग 60% का और किसका 40 का रेशियो, मतलब 60% आपको जल मिलेगा और 40% आप लोगों को क्या मिलेगा, स्थलीय भाग। इसको बताने का रीजन क्या है दोस्तों, इसको बताने का ये है कि ये आपके सामने विषुवत रेखा है। ठीक है ना, इसका उत्तरी गोलार्ध में तो ये रहेगा कि भाई 60% जल है और 40% स्थलीय खंड है जहां पर मनुष्य रह रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, ये तो उत्तरी गोलार्ध की हो गई, दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पर 80% और 20 का रेशियो देखने को, मतलब 80% ये आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है ये अटलांटिक वाला भाग है, नीचे आर्कटिक आ जाता है जहाँ कोई स्थलीय भाग ये ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा जो 20% है, तो 20% में आप लोग ये मान सकते हैं कि कुछ हिस्सा आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग देखने को मिल जाएगा, साउथ अमेरिका भी आप लोगों को इसका कुछ भाग, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास के इलाकों में आप लोगों को 20% का रेशियो कवर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध में 60% जलीय भाग है और 40% स्थलीय भाग है, दक्षिणी गोलार्ध में बात करें 80% जलीय भाग है और 20% स्थलीय भाग है। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग वापस टॉपिक पर आ जाते हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। सबसे बड़े महासागर की बात करेंगे विश्व में, तो सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। अब मैं मैप में लोकेशन बताऊंगा प्रशांत महासागर का एरिया कौन सा है। ये जो मैंने अभी यहाँ मिटा लिया है, तो दोस्तों ये वाला भाग है, जो एक ये भाग है प्रशांत महासागर। ठीक है ना, और एक ही साइड में आप लोगों को दिख रहा है ये चाइना, जापान का, फिलीपींस का जो एरिया है, ये वाला भाग है जो किसका भाग है, प्रशांत महासागर का है। ठीक है ना, एक इधर का भाग और ये इधर वाला भाग, जो कि ये यहाँ से आप लोग यहाँ से मैप में लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये तो हो गया प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो गया। और स्थिति बात करें तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, अब ये ध्यान रखना है दोस्तों, प्रशांत महासागर की हम लोग बात करें, अगर आप लोगों को पूछ ले कि प्रशांत महासागर की सीमा किन महाद्वीपों से लगती है, तो अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रशांत महासागर का भाग आधा यह है, क्योंकि ग्लोब को जब ऐसे देखते हैं तो ये कवर अप होता है। जैसे अपन लोग मैप से अगर आउटलाइन मैप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि भाई किन किन महाद्वीपों से इनका जो कनेक्शन है, मतलब इसकी जो भाग है जो किन किन महाद्वीपों से टच कर रहा है, तो याद रखना, प्रशांत महासागर हो गया। सबसे पहले महाद्वीप की बात करेंगे कौन सा होगा, उत्तरी अमेरिका। दूसरा ये भी प्रशांत का भाग है तो दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा एशिया का भाग भी यहाँ पर लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भाग भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सभी महाद्वीपों में भी ध्यान रखना है कि भाई उसकी स्थिति मैप में लोकेशन क्या है, लोकेशन के साथ साथ आप लोगों को किन किन स्थिति के साथ साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि मैप बनाने का यही रीजन है दोस्तों। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में दोस्तों इसके अलावा आप लोग एक और पॉइंट डाल सकते हैं। आप लोगों को पता है ये जो भाग दिख रहे हैं आपके सामने, ये जो भाग है फिलीपींस, जापान और आसपास के चाइना का इलाका, ये और ये, इसे क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। ठीक है ना, ये आग का एक चक्र की तरह है। तो रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है, अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन से देश हैं, ये भी पूछ सकते हैं रिंग ऑफ फायर से कनेक्ट देश कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, दो चीजें। तो अगर देशों की बात करें उससे पहले अपन लोग रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, ये जो इलाका है दोस्तों वर्ल्ड में, ठीक है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोगों के सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये जो एरिया है रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को मोस्टली कंट्री अगर बात करें तो कंट्री में आप लोगों को जापान है, ठीक है, फिलीपींस है, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये आसपास के इलाके, यहाँ के एरिया में आप लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे देश भी मिलेंगे। जापान है, दक्षिणी कोरिया है, इसके अलावा
बहुत छोटे छोटे द्वीप भी मिलेंगे। तो अब रिंग ऑफ फायर का भी एरिया कहां पर है ये भी ध्यान रखना, किससे संबंधित है, प्रशांत महासागर से, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है सबको आप लोगों को अच्छे से कवर करना है ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो ये तो बात होगी रिंग ऑफ फायर की। अब अगर बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, अब प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है जो 16.5 है कुछ, ठीक है ना। तो 16.5 करोड़ किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। अगर क्षेत्रफल वैसे पूछते नहीं है लेकिन वन लाइनर एग्जाम में कई बार डेटा डाल के अगर पूछ ले तब भी आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि जो प्रशांत महासागर का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो है 16.5%, ठीक है ना। 16.5 आप सीधा बोल के करोड़ किलोमीटर, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये क्लियर हो गया, क्षेत्रफल की बात हो गई। इसके अलावा आप लोगों को प्रशांत महासागर में क्या चीज देखने को मिलेगी। अब हम लोग आगे वाले महासागर पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो कि दूसरा हाईएस्ट या सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर है। अब अटलांटिक महासागर की लोकेशन बताइए। अटलांटिक महासागर की लोकेशन बताने से पहले आप लोगों को ये बता दो, अटलांटिक महासागर की लोकेशन है जो ये वाली है। ये जो आप लोगों को भाग दिख रहा है कुछ एस प्रकार का, एस के साइन दिख रहे हैं आप लोगों को, आराम से समझ रहे होगे ना। ये एस वाला भाग है, यहां से अगर मैं कुछ एक लाइन खींचूं तो ये कुछ एस बनेगा, बन रहा है ना। तो सबसे पहला इसका ये जो मेन बात है, ये इसकी जगह कौन सी है, यही वाला भाग है। अटलांटिक महासागर आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, इसके अलावा आप लोगों को राइट साइड में हमें अफ्रीका और यूरोप देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी स्थिति की बात हो गई। अब अगर एक चीज और, मैंने अभी क्या बोला, एस आकार का, तो इसकी जो शेप होती है क्या होती है, एस आकार की होती है, कुछ इस प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तब अगर एग्जाम में आप लोगों को पूछ ले भाई किस महासागर की संरचना एस के समान है, एस आकार में है, तब आप लोगों के दिमाग में एक ही आना चाहिए, वो है अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है। ये तो बात हम लोगों ने कर ली कि अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का होता है, मैप में सर ने ये लोकेशन बताई है, ठीक है। अब अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल कुछ है 8.3 करोड़ किलोमीटर। कितना, 8.3 करोड़ किलोमीटर। 16.5 हो गया किसका, प्रशांत महासागर का, और उसके आधा अप्रोक्स मान के आप लोग याद कर सकते हैं 8.3 जो करोड़ है जो किसका है, अटलांटिक महासागर का। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्षेत्रफल की बात हो गई। अब अगर इसके अलावा बात करें आप लोगों को, यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलेगी। एक कौन सी है, सार्गेसो जो सागर है, ठीक है ना, जो सार्गेसो सागर है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ इस स्थिति में आप लोगों को, ये करंट में भी न्यूज में था 2019-20 में, आप लोगों को करंट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बारे में आप लोग गूगल से सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं। जो सार्गेसो सागर है ये एक प्रकार से घास से बना हुआ, ठीक है ना, घास की एक संरचना के रूप में, ठीक है ना, घास का ही सागर बना हुआ है, ऐसे कुछ क्रिएट होके बना हुआ है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में आराम से जान सकते हैं। तो सार्गेसो सागर भी आप लोगों को अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा। जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों इसमें ऐड करते जाइए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 8.3 करोड़ किलोमीटर, इसकी ऐसे आकार की संरचना है, और सार्गेसो सागर भी आप लोगों को अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में आप लोग ये इसको अगर आप विषुवत रेखा मान रहे हो, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा है, तो ये हो गया उत्तरी अटलांटिक और ये हो गया दक्षिणी अटलांटिक। ये भी ध्यान रखना, उत्तरी और दक्षिणी, क्योंकि ये पूरा भाग ऐसे वाला है जो अटलांटिक महासागर का है। यहाँ पर भी आप लोगों को भूकंप के क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी एक एक करके मैप में लोकेट करके समझते हुए चलेंगे। तो ये बात हो गई किसके, अटलांटिक महासागर की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो है हिंद महासागर, ठीक है ना। अब हिंद महासागर तो अपन सब पता है, अपन सब इंडियंस हैं, तो अपन लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि ये एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो अपने आप में ये यूनिक हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ये महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर नाम पड़ा है। तो अपन को पता है कि अपन का देश का नाम हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान से मिलकर बना है हिंद महासागर। ये ध्यान रखना है। हिंद महासागर का इलाका है जो दोस्तों, ये जो भारत है अपन के, भारत के दक्षिण की और ये वाला भाग है जो, ये किसका भाग है, ये हिंद महासागर का है। क्लियर हो गया। ये वाला भाग है जो आप लोगों को दिख रहा है सामने, ये कौन सा भाग है, हिंद महासागर। हिंद महासागर वाला एरिया है,
इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं करंट से रिलेटेड, वो सारे इसमें कवर नहीं करेंगे। अभी हम लोग ओनली हिंद महासागर की बात करेंगे। तो ये वाला जो एरिया आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को मेडागास्कर देखने को मिलेगा, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ठीक है ना। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर हो गया। और एक पॉइंट आप ना पिछले टॉपिक में एक ऐड कर सकते हैं, हिंद महासागर सॉरी अटलांटिक महासागर में एक और नया पॉइंट ऐड कर दीजिए। उसमें आप लोगों को यहाँ पर एक चीज मैंने और बताई नहीं थी, जिसमें आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो भी अटलांटिक महासागर है इसका किन किन जो महाद्वीप है उनसे या उनकी सीमा कनेक्ट हो रही है। तो ये अटलांटिक महासागर है तो इसकी सीमा किससे लग रही है? दक्षिणी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से। इसकी सीमा ग्रीनलैंड, आप लोगों को पता है सबसे बड़ा द्वीप है तो पठार है तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये वाला भाग कौन सा हो गया? तो ग्रीनलैंड भी आप लोगों को यहाँ इसी ऐसा आकार की संरचना के आसपास ही देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो ये वाले जो आप लोगों को कुछ भाग दिख रहे हैं जो मैंने जल संधियां बताई थी, ये है भूमध्य सागर। क्या है? ये भूमध्य सागर है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वापस इस पर आ जाते हैं। हिंद महासागर की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हिंद महासागर है जो एकमात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो भी हिंदुस्तान के नाम पर, ठीक है ना। अपन के भारत के नाम पर ही ये हिंद महासागर पड़ा है। ये तो बात हो गई। इसके अंदर सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो मेडागास्कर द्वीप आप लोगों को यहीं पर इस विषुवत रेखा के आसपास सॉरी मकर रेखा के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई हिंद महासागर की। अब हिंद महासागर में आ जाती है कि भाई आसपास के कोई देश है क्या? तो देश तो आप लोगों को पूरा डिटेल में जानना है तो मैप में आराम से देख सकते हैं। लेकिन महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सीमा भी आप लोगों को इसके आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप का भी है, कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया का भी देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के साथ हिंद महासागर की बात हो गई। अगर हिंद महासागर के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भी 7.3 करोड़ किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 7.3 करोड़ किलोमीटर है जो इसका क्षेत्रफल है हिंद महासागर का। सबसे पहले हम लोगों ने प्रशांत महासागर की बात की तो हम लोगों ने 16.5 के आसपास, दूसरे का 8.3 और तीसरे का 7.3, ठीक है ना। ये डेटा याद रखिए ताकि आराम से आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए सबसे बड़ा कौन सा है और क्यों है, सबसे छोटा है तो क्यों है, ठीक है ना। तो ये बात होगी हिंद महासागर की। इसके अलावा हिंद महासागर से कोई ज्यादा खास है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट है आज का, वो है आर्कटिक। आर्कटिक जो महासागर है ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा महासागर की बात करेंगे तो वो है आर्कटिक महासागर। क्लियर हो गया। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहले तो आप लोगों की स्थिति बता दो, आर्कटिक महासागर कुछ यहाँ पर आप लोगों को उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में आप लोगों को ये अंटार्कटिक है तो ये आर्कटिक है। आर्कटिक एक महासागर है, क्या है आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, वो है आर्कटिक महासागर। इसके अलावा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो भाग आप लोगों को दिख रहा है उत्तरी गोलार्ध का, जो ये आर्कटिक महासागर आप लोगों को किस ओर दिख रहा है? ध्रुवों की ओर, ठीक है ना। ये विषुवत रेखा हो रही है तो इसके ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर आप लोगों को कौन से इलाके मिलेंगे? ठंडे, क्योंकि आप लोगों को पता है विषुवत रेखा के आसपास है जो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के लंबवत घूमता रहता है, तो गर्मी यहाँ पर ज्यादा होगी। अब जैसे अपन लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे, हम लोग मैंने पहले आप लोगों को अक्षांश और देशांत रेखा वाले टॉपिक में पूरी डिटेल में बताया कि भाई ध्रुवों की ओर जाने पर किस प्रकार, और जलवायु वाले में मैंने पूरा स्पष्ट तरीके से बताया, तो आप लोग वहां देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कमी होगी। तो क्या ये आसपास का ठंडा इलाका भी आप लोग कैसे, सबसे ठंडा महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो कौन सा है? अगर पहली बात तो क्या सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। और सबसे ठंडा कौन सा है? ये भी आर्कटिक। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के ध्यान रखना है और मैप में लोकेशन ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। इस वाले टॉपिक में दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने जलमंडल को अच्छे से समझा है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि आने वाले वीडियो में सुधारा जा सके। थैंक यू दोस्तों।